अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 तारीख को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिन्नल्ला तीनों जज बनने से पहले एक ही चैम्बर के अंदर तीनों जजेस जो थे अफरीदी, शाह, मिन्नल्ला उस चैम्बर के अंदर काम भी करते रहे। पढ़ने में भी इनका सफ़र करीब करीब एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं रहे, तो मामला बज़ाहिर ये लगता है कि सीनियर लेवल के ऊपर इनकी एक अच्छी और बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी। शोहरत के एतबार से भी ये जजेस अच्छी शोहरत के हामिल है। तीनों सीनियर मोस्ट जजेस तीनों अच्छी शोहरत के हामिल थे। हुकूमत बहरहाल एक खौफ का शिकार थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह की बजाय वो किसी और को तैनात करने का इरादा रखते थे। हमें PMLN के हलकों से ये तासुर उस वक्त से मिलना शुरू हो गया था जब अभी 2-3 माह रहते थे और नए चीफ़ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन के ऊपर सवालात होना शुरू हुए। तो उसी वक्त से ये तासुर बड़ा क्लियर था कि कभी 68 ईयर्स रिटायरमेंट एज का तज़किरा आता था, कभी कहते थे अच्छा 62 ईयर्स रिटायरमेंट एज कर देते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो जाए कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा या तो 68 ईयर्स तक उनकी उम्र बढ़ाकर उनको रिटेन कर लिया जाए या फिर 62 साल करके जस्टिस मंसूर अली शाह को रिटायर कर दिया जाए। बज़ाहिर ऐसी कोई मसाइल वाली बात उनके अंदर हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइनी मामलात या फंडामेंटल राइट्स के हवाले से मामलात, पोलिटिकल इशूज़ से रिलेटेड केसेस, जिसके अंदर ये इन तमाम जजेस का रोल माजी के अंदर काफ़ी अच्छा और अपराइट किस्म का रहा है। अपराइट जजेस से आमतौर पर हुकूमतें डरती हैं, लेकिन निज़ाम की बेहतरी के लिए और उसकी मजबूती के लिए तगड़ा और मजबूत जज आमतौर पर बेहतर होता है। इसकी एक मिसाल ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाया जा रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनके मुखालिफ थे, लेकिन अब शायद वो जजेस में शामिल होंगे जिनसे उनको रिलीफ मिलता रहा होगा। कोई ह्यूमन राइट्स का इशू आएगा, किसी के अबडक्शन का या किसी के मिसिंग पर्सन होने का केस आएगा, तो जो जजेस वहाँ बोलते हुए नज़र आएंगे उनमें से जस्टिस बाबर सत्तार भी होंगे। तो इन तगड़े जजों से कभी खौफ नहीं खाना चाहिए, बल्कि निज़ाम की बेहतरी, मजबूती और शफाफियत के ऊपर जोर देना चाहिए। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनसे पूछेंगे कि हुकूमत के जो खौफ थे, क्या वो खौफ अब टल गए? जब अब आइनी बेंचेस बनने की बारी आएगी, सीनियर मोस्ट जजेस, जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उसमें मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब शामिल है, तो वो आइनी बेंचेस में भी बैठे होंगे, तो क्या अब वो मसला इनको दरपेश तो नहीं होगा? क्या ये इनमें से बाज़ तरमीम चैलेंज होंगी अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी, तो क्या अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ नहीं समझा जाएगा? आज एक ट्वीट मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी, UN ह्यूमन राइट्स, वहाँ से उनके एक साहब हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये जो तरमीम की हैं ये अदलिया की आज़ादी के अंदर मुदाखलत के मुतरादिफ है। तो ये तासुर क्यों सामने आया कि UN ह्यूमन राइट्स के एक शख्स ने इसके ऊपर ट्वीट अपने ऑफिशियल हैंडल से जारी की? हमारे साथ आज प्रोग्राम में बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, अली मूसा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। बैरिस्टर साहब, पहले तो जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर, अगर इन दोनों का मैं आपसे मुवाजना पूछना चाहूँ तो आपके लिए क्या कंसर्न्स थे कि जस्टिस मंसूर को आपने नहीं किया और जस्टिस याहिया को किया? थैंक यू। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट मालूम नहीं है, ना मैं कमेटी का हिस्सा था, ना ये रीज़न पब्लिक हुई है। मेरी ज़ात की हद तक तो मुझे मंसूर अली शाह साहब पे कोई इतराज़ नहीं था, और मैं ये बात बड़े अरसे से पब्लिकली कह रहा हूँ। वो पढ़े लिखे, डिसेंट, सुनने वाले, मुतहम्मिल मिजाज जज थे, और जो ह्यूमन राइट्स के और इन्वायरमेंट के कंसर्न हैं, ये जुडिशल इस्लाहात हैं, उनमें वो बड़ा अच्छा नाम था। हम तालिब इल्मी के ज़माने से उनको जानते हैं, प्रैक्टिस भी की है इकट्ठी, उनके सामने पेश भी होते रहे। मेरा बज़ाहिर कोई तल्लुक़ नहीं रहा सिवाय वकील के, अफरीदी साहब के साथ, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये कम बेश सारे एक जैसे ही होते हैं ऊपर जाकर, और जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल छेड़ा गया है उसकी भी शायद हिस्टोरिकल रीज़न भी हैं और बड़ी बहुत सारी रीज़न्स हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इन मामलात पे डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना ज़रूरी है, और जैसा कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में है, पाकिस्तान के अंदर मैंने कई दफ़ा मज़ामीन में लिखा है, पाकिस्तान के अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर अदलिया ने ख़त्म कर दिए। वो पार्लिमान के लॉ को उठा के ऊँ फेंकते हैं और एग्जेक्टिव को उठा के ऊँ फेंकते हैं, और ख़ुद अपने आप की जज लगाते हैं और ख़ुद अपने आप को निकालते हैं। वो इंट्रोलेट हैं। ट्राइकोटमी ऑफ पावर में जब आपने आइनी बेंचेस बनाने के लिए जुडिशल कमीशन में सियासी लोगों को बिठा दिया, तो वहाँ ट्राइकोटमी ऑफ पावर का नहीं, तो पूरी दुनिया में जज तो सियासी लोग ही लगाते हैं। बेंच बनाने के लिए क्या सियासी लोग बैठते हैं? मैं आपको बताऊँ, यहाँ बेंच बनाने के लिए सियासी लोग बेंच इस तरह है, बुनियादी तौर पर ये सब्स्टिट्यूट है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का। असल तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बननी चाहिए। आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, क्या सियासी लोग बैठ के तयन करेंगे कि ये जज बनाए, नदीम को बिठाएं, ज़फ़रुल्लाह साहब को ना बिठाएं, और फिर ये मैं केस लेकर जाऊं और वो उसके ऊपर मेरी पसंद का जज बैठ के फैसला? दुनिया में हर बात के बारे में हम दोनों राय रख सकते हैं, सही भी गलत भी, वो तो इख्तलाफ का हर एक को हासिल है ना।
वाटर डाउन क्यों हुआ? मैं तो खुद पसंद करता कि मैं जनाब बनता, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनती, जो हमारा मुतालबा था हमारे मंशूर में भी, हम और इमरान खान ने साइन किया हुआ है उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद में। लेकिन बहरहाल वो मुज़ाकरात में जब पीटीआई और पीटीआई में फिर कहूँगा और मौलाना फजल रहमान यही हुई, उनके मुतालबे पे हमने इसको वाटर डाउन किया है। लेकिन जब जजों की अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए होती है तो बेंच में क्या प्रॉब्लम है? 100% जज क्या 1947 से लेकर 97 तक इलेक्टिव नहीं लगाती थी? 100%। क्या आज भी अमेरिका में 100% जज पूरे के पूरे पार्लियामेंट नहीं लगाती? तो ये एक व्यू दुनिया में पाया जाता है। हम कह सकते हैं सही है गलत है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। बेंच बनाने में सियासी लोगों का रोल नामुनासिब है। नामुनासिब और बात है, क्या उनकी अपॉइंटमेंट मुनासिब है? अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशियल कमीशन बिल्कुल सही है, नहीं, जो हमने बनाया ना, लेकिन दुनिया में तो नहीं है। बेंच की तैनाती का तरीकाकार है, मुझे उससे शदीद तहफ़्फ़ुज़। बिल्कुल हो सकता है। अली मूसा गिलानी से पूछते हैं, अली याहिया अफरीदी की तैनाती और मंसूर अली शाह साहब का तैनात ना होना, इसके पीछे कुछ आप बता सकते हैं, क्या फैक्टर्स है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे जितनी आप कयास राइयाँ कर लें उतना उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कह लें कि फ़लाने को नहीं पसंद था, फ़लाने को पसंद था, फ़लानी चीज़ कर देता, फ़लानी चीज़ नहीं करेगा। और साथ ही आप ये बात भी करते हैं कि आफरीदी साहब जो हैं उनकी भी तारीफ़ करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर, इस लेवल पे जजेस जो हैं वो यहाँ पर वो कोई थानेदार नहीं है जिनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए या उनको डर होता है। वो सब एक बराबर हैं, किसी से कोई फेवर की उम्मीद ना रखें आप, और ना हमने रखी है लगाते वक्त भी, और ना इस अमेंडमेंट को ज़हन में जब इस अमेंडमेंट को रखा गया। लोगों में से 8 पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लोगों ने वोट किया याहिया अफरीदी साहब के लिए। मैं ये बात फैक्टर्स होंगे ना कि आप सब लोगों का कंसेंसस था कि मैं इस बात पर आ रहा हूँ। देखिए, इसके ऊपर हमारे खदशात तो यही थे कि इसको पार्लियामान के साथ जॉइंट होना चाहिए। आज मैं आपको ये बात, ये इस वक्त तो ये बात इसको पार्लियामान से जॉइंट नहीं, जो इसकी प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स हैं और इसके अंदर पार्लियामान के साथ, मूसा गिलानी के साथ नहीं, शोएब शाहीन के साथ नहीं, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब के साथ नहीं, पार्लियामान के साथ। आज ये बात आप लिख लें मेरी, और ये 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद हम हों या ना हों, आप ये कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी, ये एक सिस्टम तो मैच्योर हो गई होगा ना। आज हम आपस में बैठ के आप इसलिए बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सिर्फ एक प्रोफेशन है जो सबसे बुरा है, वो है सियासत। जो एमएनए है उसका एक इतना, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं, मेरा सवाल यह है कि आपने याहिया अफरीदी साहब को तरजीह दी मंसूर अली शाह साहब के ऊपर, तो क्या फैक्टर्स हैं? पार्लियामानी कमेटी ने दी होगी। आपके 8 वोट पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के सारों ने ये डिसाइड किया ना, क्यों किया? जिन्होंने दी है, जेयूआई ने उसके मुखालिफ वोट किया, उन्होंने मंसूर अली शाह के लिए वोट किया। इन कैमरा ब्रीफिंग जो है वो उसका जो है वो तो बाहर नहीं आ सकता, इन कैमरा है, तो मुझे रीजंस नहीं पता कि क्या रीजंस होंगे। अच्छा, शुएब साहब से पूछते हैं। शुएब साहब, बज़ाहिर दोनों जज अच्छी शोहरत के मालिक हैं, मुझे दोनों के लिए, मैंने जो कुछ केसेस उनके माजी के रिपोर्ट होते देखे, मुझे दोनों में मसाइल नज़र नहीं आए, ना मंसूर अली शाह के अंदर नज़र आए, ना याहिया अफरीदी के नज़र आए। तो आपके ख्याल में ठीक है, बैलेंस डिसीजन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नहीं, गलत डिसीजन है। देखें, पहली बात तो यह है कि विद रिस्पेक्ट टू जस्टिस याहिया अफरीदी, वो बहुत फाइन जज हैं, और दूसरा वो इंडिपेंडेंट जज हैं, उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है हमारा। वो तीसरे नंबर पे हैं। फर्स्ट नंबर पे कोई एतराज़ लगाएं सिवाय एक बात के कि उसने 12 जुलाई की जजमेंट दे दी, फुल कोर्ट जो 13 रुकनी बेंच वाली, जिसमें 8 रुकनी बेंच का एक मेजॉरिटी व्यू है, आप उससे एग्रीव्ड होके आप कहते हैं चूँकि हमारे खिलाफ फैसला दिया, हमने इसको सजा देनी है। ये बेईमानी और बदनीयती के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके ख्याल में वो 12 जुलाई का फैसला जो था वो बुनियाद बना? दैट इज़ दी ओनली कंसिडरेशन, मुझे बता देना, उसके अलावा क्या है? मेरे तो ख्याल में कोई इशू नहीं है, दोनों जज बड़े बैलेंस्ड हैं, मुतवाज़िन हैं। देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब विद रिस्पेक्ट टू याहिया अफरीदी एंड ऑल अदर जजेस, इंटेलेक्चुअली पिछले 20 साल से या 10 साल से या 12 साल से जब से मैं प्रैक्टिस में हूँ, मैं इनके लेवल का इंटेलेक्चुअली मोस्ट कॉम्पिटेंट जज इनके लेवल का एक भी नहीं है। याहिया अफरीदी के मामले में भी ये कहा जाता है सब अच्छे जज हैं। मैं याहिया अफरीदी की मैंने जो जजमेंट्स देखी हैं, मुशर्रफ वाले मामले में पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जजेस की थोड़े जज खड़े हो पाते हैं, ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए होती है। आप रिफॉर्मरिस्ट के तौर पर देखें, अगर आप एक इंडिपेंडेंट जज के तौर पर देखें, बेहतरीन राइटर के तौर पर देखें, तो जो वैरायटी या जो कॉम्पिटेंस लेवल मंसूर अली शाह साहब का है वो किसी का नहीं है। अच्छा, आपने नहीं बनाना ना उनको, कोई रीजनिंग तो देंगे ना, नॉट ए सिंगल रीज़न।
आप उठा करके सिर्फ एक ग्राउंड पे कि जनाब 12 जुलाई को चूंकि हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया, ग्राउंड तो वो भी नहीं है ना, वो तो आप कह रहे हैं ना कि वो ग्राउंड मुझे बात तो करने दें। देखें, प्रिंसिपल लिटिगेंट कौन होता है यहाँ हमारे तमाम केसेस में? प्रिंसिपल लिटिगेंट आर्टिकल 199 हो या 184 हो, वो होती है फेडरेशन या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो फेडरेशन या प्रोविंस जो है वो अपनी मर्जी का बेंच भी बनाएगा, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस भी लगाएगा, अपनी मर्जी के जज भी भर्ती करेगा। एक इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उसमें से तीसरे नंबर वाले तो अब चीफ जस्टिस बन गए याया अफरीदी। तो जुडिशल कमीशन जब भी बैठेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के तकर्रुर के लिए तो उसमें याया अफरीदी साहब बैठे होंगे। अदर 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो उसमें बैठे होंगे उसमें एक होंगे मंसूर अली शाह और दूसरे होंगे जस्टिस मुनीब। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो सकता है जस्टिस मंसूर हेड कर रहे हो, तो आपको इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तरीकाकार के अंदर मुझे है मेरा ख्याल है पार्लिमानी कमेटी को बेंच तयन नहीं करना चाहिए, सियासी लोगों का रोल नहीं होना चाहिए। अगर अदलिया में मुदाखलत है, लेकिन अभी भी हो सकता है मंसूर अली शाह उस बेंच को हेड कर रहे हो, ही इज द सीनियर मोस्ट वन, whosoever may be. The question is the Chief Justice of Pakistan. With respect, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पहले तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, जो पिछले 10 साल से एक बंदा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अगर बैठा हुआ है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कवर दिया हुआ है कि ही विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। आपने उससे वो हक छीना। अच्छा, फिर आपने 3 बंदों को लेकर आ गए। उन 3 बंदों में आखिर वन ऑफ द रीज़न ये तो बता दें कि क्या वो वजह है। अच्छा, जो चीफ जस्टिस है, कहाँ कदगन है कि चीफ जस्टिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होगा? दोनों बंदे हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें, ये तो गलत बात है जो ये कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन तय करेगा। जुडिशल कमीशन इस नतीजे पर पहुँचता है कि जो सिटिंग चीफ जस्टिस है ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू बी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वो 2 कैप भी उसके हो सकते हैं, उसमें पाबंदी तो कोई नहीं है। जुडिशल कमीशन में जो सियासी लोगों की मौजूदगी है ये चैलेंज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि उसमें सियासी लोग बैठ के बेंच की कंपोजिशन के ऊपर फैसला कर रहे हो। ये देखें, ये आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला है। क्या आप लोग चैलेंज करेंगे? बेसिक पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? देखें, वकला तहरीकें भी करेंगी। हमने हमारी नेशनल एक्शन प्लान बन गया है, बतौर वकील अभी मैं बात कर रहा हूँ। पीटीआई भी चैलेंज करेगी, लेकिन पीटीआई की भी अभी हम हमारी कंसल्टेशन प्रोसेस में है, उसको भी हम भी चैलेंज करेंगे। मगर वकला तहरीक जो बार एसोसिएशन बार काउंसिल्स हैं, कोई इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अच्छा, इबाहम इतना पैदा हो गया, 3 दिन से केस ही कोई नहीं चल रहा। जो केस भी आता है आर्टिकल 199 184 से रिलेट करता है या 199 से रिलेट करता है, नीचे से अपीलें आई हुई हैं, वो कहते हैं इसमें तो आपने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप प्रॉपर्टी का केस है, आप कहते हो कि नहीं जी ये फंडामेंटल राइट है रिटेन द प्रॉपर्टी। आप कहते हो ये इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो गई है, ये आर्टिकल आपने 25 लिख दिया है। आप कहते हो आर्टिकल 4 लिख दिया है। ये तो हर केस जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अभी बना ही नहीं है। पहले अच्छा, हाई कोर्ट वाले जजेस ने भी वो केसेस रोक लिए। जो आईनी अदालतों का, आईनी बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन का तस्वुर है, उसके अंदर आपकी उस जुडिशल कमीशन का रोल है, उसके अंदर आपके पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं। ये एक अदलिया की काम के अंदर मुदाखलत है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, क्योंकि आपकी सरकार जाएगी अदालत के अंदर और सरकार ही बैठ के बेंच की तश्कील के अंदर वोट डाल रही होगी, तो ये मामला आगे बढ़ेगा नहीं। यानी क्या इस पे हम ये कह रहे हैं इस बात से कि कुछ जज पीटीआई के हैं और कुछ नून के हैं? अगर तो ये बात ठीक है तो फिर इतराज़ वैलिड है, लेकिन मैं इसमें बात इतराज़ हर सूरत में नहीं, मैं फिर आता हूँ। आप गवर्नमेंट है ना सर? जी, मैं आप वोट करेंगे कि ये बेंच बैठाते हैं जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह हेड कर रहे हैं, जस्टिस मुनीब हेड कर रहे हैं, और फिर आप ही केस लेके जाने वाले हैं, आप अपना जज खुद चुनेंगे। जब हम टाइम टू टाइम जब हम पहले एग्जेक्टिव लगाती थी जजों को, तो फिर केस तो लेके जाती थी ना। मैं फिर बाद में आता हूँ। पहली बात तो ये है, उसके बाद जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर जी हुकूमत की मुदाखलत नहीं होती, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, यही तो है। जी, मैं अभी अर्ज करता हूँ, ट्राइकॉटमी कोर्टों ने ख़त्म की हुई है। मैंने 10 मज़मून लिखे, मैं आपको अर्ज करता हूँ। पहली बात ये है कि कह रहे हैं जी 12 जुलाई की जजमेंट, उसमें तो अफरीदी ने उनके साथ वोट दिया हुआ है हमारे खिलाफ। वो बातें करें जो लॉजिक में हों। पिछले 6 माह से साल में जो भी फैसले आ रहे हैं, सारे फैसले हुकूमत के खिलाफ अफरीदी साहब उसमें शामिल हैं जजों में। ये फैक्टर नहीं है अफरीदी साहब की मुखालफत में, या कोई आर्गुमेंट नहीं है। उन्होंने दिया ना, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। यहाँ इशू ये है, मैं उसमें वो फर्ज है ना, उन्होंने कहा है ना कि वो शायद 12 जुलाई वाला फैसला, वो जजमेंट उसमें वो भी शामिल थे हमारे खिलाफ, तो ये वजह नहीं है। नंबर 2, रीज़न जो है ना, जो जब ये खुद लगाते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं जज, कभी उन्होंने रीजनिंग दी है नहीं? जैसे इन कैमरा होती है, पूरी दुनिया में यही होती है। तीसरी बात, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। ये कहीं दुनिया में होता है कि आप 5वें नंबर से लेके चाचे मामे दामाद को अगले 50 साल के लिए चीफ जस्टिस की लाइन आपने फिक्स की थी कि नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट में?
जजेस की तैनाती में तब्दीली बेहतर। नहीं, मैं वो आता हूँ, मैं सुन लेना ये मेरा बेंच के सवाल का वो मैं उसमें भी आता हूँ, ये उसका जवाब देना मैं ज़रूरी है जो वो कह रहे हैं ना, एक तरफा तो मैं नहीं दे सकता। ये आपने 25 साल के लिए निज़ाम सेट किया हुआ था साकिब निसार साहब ने और खुला ने, ये ठीक था। उसको लाने के लिए 5 में 6 नंबर से ला रहे थे। क्या मैं नाम नहीं जजों का कभी नहीं लेना चाहिए, अच्छाई में लेना चाहिए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे नहीं है जो 5वें नंबर से थे, हाई कोर्ट से जो उठाए गए। क्यों उठाए गए थे? देखो, कोई हमें सोच समझ की बातें कर। आखिरी बात, ये इश्यूज जो हैं एक कोशिश की गई है और ये इंसानी कोशिश है। मेरे नज़दीक भी ये आइडियल नहीं है। शायद हमारे ड्राफ्ट बहुत बेहतर थे, हमने वाटर डाउन किए JUI के लिए और PTI के लिए, ठीक है ना जी। इसमें मज़ीद इस्लाह की गुंजाइश है। बाकी रह गया बेंचों का मसला। बेंचों में अगर मैं फिर ये कहूँगा, एक ही फिक्र, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा चूँकि दोनों साइड पर आर्गूमेंट मौजूद है। जब पूरी की पूरी कोर्ट को भी एग्जेक्टिव लगाने का इख्तियार रखती है दुनिया के 50-100 ममालिक में, इंक्लूडिंग हायर सोफिस्टिकेटेड में, तो बेंच में अगर मिलकर बनाते तो क्या प्रॉब्लम? नहीं, नो जस्टिफिकेशन। अली मूसा गिलानी साहब, यही एक मुतनाज़ा इशू है जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है। एक तो अभी कन्फ्यूजन आएंगी 199 की पिटीशन वाली, लेकिन उससे पहले आप हुकूमत में रहते हुए एक बेंच का तयन करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुनेगा। सिर्फ हुकूमती नुमाइंदे होंगे उसमें? आप कंपोजिशन बताएं जुडिशल कमीशन की। क्या जुडिशल कमीशन के अंदर देखिए, मैं इस कंपोजिशन को भी आप छोड़ दें एक सेकंड। बेंच आप डोमिनेट कर रहे हैं उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जिसने आप ही का केस सुनना है। आप अपनी मर्जी के जज नहीं चुन सकते। बेंच जो है, बेंच उसके अंदर जब 3 जुडिशल सीनियर मोस्ट जजेस भी शामिल हो जाएंगे, जुडिशल 12 में से 3 वो होंगे ना, तो उसमें फिर कंपोजिशन चेंज हो जाती है ना। उससे नहीं, कंपोजिशन डोमिनेट हुकूमत करती है ना, उसकी स्ट्रक्चरिंग ऐसी है कि उसमें गवर्नमेंट डोमिनेट करती है। चले इस पे आ जाते हैं कि ठीक है, हुकूमत का किरदार होगा, गवर्नमेंट एलायंस का किरदार होगा। उसमें सिर्फ हुकूमत तो नहीं है ना, पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में शामिल नहीं है, हमारा तो मिनिस्टर नहीं है। पीपल्स पार्टी की नून लीग की हुकूमत है ना, नून लीग की हुकूमत है, तो नून लीग की कंपटीशन में अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं है और JUI साथ ना हो तो ये हुकूमत कर सकती है? आप डोमिनेट करेंगे ना दोनों। अगर पीपल्स पार्टी निकल भी जाती है उसमें से फिर भी नून लीग डोमिनेट करेगी? नहीं कर सकती। कैसे कर सकती है? मौलाना फजलुर रहमान 1 वोट खींच ले, 2 वोट पीपल्स पार्टी के निकल जाए। आप दोनों हुकूमत में हैं, आप दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। पीपल्स पार्टी इज नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आपको ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ, हमारे पास ना कोई वजारत है, वजारतें नहीं ली, बाकी आप एंजॉय कर रहे हैं गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट एंजॉय कर रहे हैं? कौन सी चीज नहीं एंजॉय कर रहे हैं? हमारे कितनी स्टैंडिंग कमेटी है जिसके आप हेड कर रहे हैं? नून लीग से ज्यादा आप हेड कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी बिल्कुल बैलेंस के ऊपर है, जितनी PTI के पास उसकी प्रोपोर्शनेटी है उसी तरह है, बिल्कुल किसी के पास नहीं। उनके मेंबर अभी तक चेयरमैन नहीं है, कमेटियां खाली पड़ी हैं। मैं मेंबर हूं पर अभी तक इलेक्शन नहीं होगा चेयरमैन। जुडिशल कमीशन का क्या ये तसव्वुर जस्टिफाइबल होगा या अदालतों में जाके? ये बेसिकली जुडिशल कमीशन, देखिए मैं एक क्योंकि थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के तसव्वुर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात ये करना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये थी कि मैं एज पीपल्स पार्टी तो इस बेंच के खिलाफ था, ये होने ही नहीं चाहिए था। बेंच नहीं बनना चाहिए था, हम भी खिलाफ थे। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनना चाहिए था। इस मुल्क में पहला जज किसने लगाया था? वहीं से का बात शुरू हुई ना। इफ्तिखार चौधरी साहब किसने अपॉइंट किए थे? उसके वही हमारे लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मार्वल बन गया और उसके बाद हर चीज वही हमारा आइडियल बन गया, खुदा बन गया उस वक्त। और हमने कहा कि इसके बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। खुदा तो उसको नून लीग ने बनाया। उसके बाद क्या हुआ? पीपल्स पार्टी को रगड़ा बहुत मिला था, उसके बाद लीग मजा कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ? आप चलते चले, एक चीज इनकी फिक्स होगी कि जी हाई कोर्ट से इस नंबर वाला जज जब आएगा, ऑफर्स होती हैं। मेरे वकील हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनको कहा गया कि तुम वकील बनो, जज बनो, तुम इतने सालों बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, हम तुम्हें इस तरह पूरा इस तरह जजेस अपॉइंटमेंट्स होती हैं। मेरे वकील ने मुझे कहा, मुझे तो पता भी नहीं था। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, साकिब निसार साहब, उनको यहाँ लॉ सेक्रेटरी आप लोगों ने लगाया? हमने लगाया। फिर लॉ सेक्रेटरी से जज भी आप लोगों ने बनाया? तो फिर अगर आपको रगड़ा मिला है साकिब निसार से तो फिर आप डिजर्व करते हैं ना। तो अच्छी बात है, जज लगाने का और चीज है, उसके बाद उसको इंसान साकिब निसार साहब अपनी बात को डिफाई कर रहे हैं ना कि हुकूमत जिसको लगाती है फिर उससे रगड़ा भी खाती है, हम लगाएंगे तो रगड़ा भी खा लेंगे। ठीक हो गया, बात खत्म होगी बात। ये सिस्टम के साथ चौथे नंबर पे इन्होंने सज्जाद अली शाह को लगाया था, याद है? सज्जाद अली शाह वाली तो अदालत के साथ बाद में जो वो फिर जो इनके साथ उन्होंने रगड़ा लगाया, इनको भी लगाया, फिर पीपल्स पार्टी के इसका मतलब है लगाने से कोई फर्क नहीं, लेकिन निजाम जो बेहतर है उसको तोड़ना। हमने इस 76 साल लगा के अपने मुल्क के हालात के मुताबिक हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करने के लिए इन्होंने 18th अमेंडमेंट में 2010 में प्रिंसिपल, एक मिनट मैं बात खत्म कर लूँ,
प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को इनकॉर्पोरेट कर दिया इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो सीनियर मोस्ट होगा विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, ताकि लोग लाइनों में न लगे रहें। और बल्कि ये एक बात याद है, कहते हैं कि सजाद अली शाह ने जाकर के जरदारी साहब के घुटनों पे हाथ लगाया था कि जनाब मुझे चीफ जस्टिस बना दो, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। वो अब याद नहीं है, इसमें बात कहना मुनासिब ये नहीं। एक बात ऑनरेबल जज थे, मैं एक बात कर रहा हूँ, ये मुझे मुनीर मलिक साहब ने एक प्रोग्राम बताया। मुनीर मलिक साहब हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ऑफ द बार है, हमारे साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी हैं। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, आज ये जो तकसीम पैदा कर रहे हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के निज़ाम इंसाफ पे ये हमलावर हो रहे हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, ये हाई कोर्ट्स में भी यही हो रहे हैं, इसका नुकसान पूरे मुल्क को, पूरी आवाम को, पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। आप यानी बेंच भी अपनी मर्जी का बनाए और टाइम टू टाइम बेंचेस तब्दील करेंगे। फर्ज करो आपका बेंच केस सुन रहा है, इनको नजर आ रहा है कि नहीं ऑब्जर्वेशन खिलाफ आ रही है, या बेंच रिजर्व हो गया केस फैसला देने के लिए, आपने उसी वक्त बेंच तोड़ दिया, आपने अगले दिन नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। फ्रॉम टाइम टू टाइम बेंचेस तब्दील होंगे। अच्छा, अगर आपने करना था, बेंच बनाना था, बड़ी अच्छी बात थी। आप सीनियर मोस्ट, जैसे इंडिया में है, सीनियर मोस्ट 5 जो जजेस हैं, दे आर दी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस, कॉन्स्टिट्यूशन केसेस वो सुनते हैं। अच्छा, आप 7 कर लें, आप 9 कर लें। अच्छा, फिर इसके अंदर जो एक और इबाम है, आपने मिनिमम 5 रखने हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आपकी अपील प्रोवाइडेड है, वो अपील के लिए आपको 7 जजेस कम से कम रखने पड़ेंगे। यानी 5 और 7, अगर 12 जजेस आपने सिर्फ आईनी बेंच बना दिए, मुझे बता दें कि फिर कहां लेके जाएंगे। जजेस की तादाद के ऊपर मैं ब्रेक ले लूं, ये साथ इसको करना पड़ेगा मैंडेस के साथ, ये कोई तरीका। लेकिन पहला इशू जो तनाजा खड़ा हो जाना है वही है कि 5 सीनियर मोस्ट क्यों नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अली, ये मामलात की बेहतरी वो भी चाहिए, एक तनाव वाली जो कैफियत रहती है कि लगता है अदलिया को मुखालिफ फरीक है, उससे आगे निकल जाएंगे हम कि नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलना चाहिए। अदलिया मुखालिफ फरीक बिल्कुल भी नहीं है, हमें ये समझना भी नहीं चाहिए और एक बिलकतन नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात, शोएब शाहीन साहब ने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ साथ एब्सोल्यूट पावर जो है, जो एक खुदाई सिंड्रोम, गॉड सिंड्रोम जजेस के अंदर आ गया था, उसका भी तो कोई हल निकालना था ना हमें। कमेटी बनाई थी। दूसरा, ये शोर मचा रहे हैं सीनियर आलिया नीलम साहिबा को जब बनाया गया, उस वक्त तरीके इंसाफ की सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है फॉलो क्यों नहीं किया गया? उस वक्त किन लोगों ने शोर मचाया? उस वक्त सीनियर, ये जो चीज हमें सूट करे वो अच्छा है, जो सूट नहीं करेगी उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आज ये सबसे ज्यादा हमायती हैं, सबसे ज्यादा। मैंने उसको वोट दिया, मैंने पार्लियामेंट में तकरीर में कहा कि ये वोट देने दो, इसका मुखालफत मत करो, मुखालफत बनाए। आपने साथ ही उसके ऊपर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, उसका बयान कर दिया। मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं, मैंने उन्हें पीटीआई के साथ बात की उस वक्त, नहीं जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल होना ही नहीं चाहिए, अदलिया की इंडिपेंडेंस पे ये हमला है। सबसे ज्यादा मुस्तफीद वही हुए जो रो रहे थे, फिर आपने ऑर्डिनेंस, जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस लाना पड़ गया। गलत नहीं लाना चाहिए था, मेरी जाती राय ये है। 100% सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक बहुत बेहतरीन बिल था। आई डोंट नो पॉलिटिकल, वैसे जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है पाकिस्तान के आइन में, वो हाई कोर्ट के जजेस पे लगता है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे लगता है, सिर्फ वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए लगता है। ये मैं आपकी, आपने एक बात की थी, मैं एग्जैक्टली बात कर रहा हूं। ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब वो बैठे होते हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी एक ही वोट है डिसेंटिंग नोट पे, और जो 7 जज बैठा हुआ उसका भी एक ही वोट है। प्रिंसिपल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए था। मेरे से भी मैं भी एक इंडिपेंडेंट माइंड के साथ बात कर सकता हूं ना। मैंने ये तो नहीं कहना कि जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, जो शाहीन साहब कह रहे हैं, या जो चाहे बिलावल साहब भी कह रहे हैं, मैंने अपनी राय भी तो दे सकता हूं ना। मैं एक इंडिपेंडेंट माइंड, और मैं ये कहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अगर ओरिजिनल हालत में वापस आता है, आपका ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाता है, तो उसमें जो 3 जज बैठे होंगे उनका नाम भी याहिया अफरीदी होगा, मुनीब अख्तर होगा और जस्टिस बिस्मिल्लाह होने चाहिए। देखिए मैं तो, मेरे लिए तो तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के बराबर है, एक बराबर है। चीफ जस्टिस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, बाकी काबिलियत, उनकी लिखाई अगर देखेंगे तो खोसा साहब भी शायरी लिखते थे, शेक्सपियर को बीच में ले आते थे। फिर इस तरह के हमें शायर लगाने हैं जिनकी ये बता रहे थे कि राइटर्स होने चाहिए। राइटर जजेस ने इंडिपेंडेंट माइंड के साथ, कानून जो है ना वो अंधा है, बहरा है और गूंगा, उसे कानून उसने ये नहीं कहना कानून ने कि
क्योंकि इन्होंने ये मांगा होगा। हम ये तस्वर करते हैं कि जो आजाद लड़ रहे थे वो पीटीआई के साथ थे, पीटीआई फरीक नहीं थी, खैर ध्रुव के बीच में लाके फैसला दे दिया। अब कानून अंधा है भाई, उसने कागज देखते नहीं है। जब ये कागज नहीं देखेंगे, जब कानून टीवी देखेगा और कानून बातें सुनेगा और कानून बोलेगा, तो फिर वो कानून नहीं रहेगा, फिर वो इंडिपेंडेंट जुडिशियल सॉरी नहीं होगी। चले, इन्होंने इसका मतलब है वो क्या कहते हैं ना, वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई, 12 जुलाई रीजन आ गई है, 12 जुलाई रीजन आ गई है। अब आपके साथ रीजन एडमिशन आ गई है ना, जुडिशरी की बात ये कर रहे हैं ना, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी मैं भी तो देख रहा हूं, मेरी नजर से भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है। हमने बचपन से कि कानून अंधा होता है लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। देखें, पहली बात तो आपको बताऊं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीका कार था, पहले दिन से हमारा इतराज़ ये था कि आप ये ज़रूर करें मगर ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम कर लें, ताकि फुल कोर्ट जब बैठेगी वो विजडम आएगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये अपनी पसंद नापसंद पे जब चाहेंगे या ऑर्डिनेंस ले आएंगे या इसको तब्दील कर देंगे। क्या हुआ, वो अभी 1 महीना बाकी था आर्टिकल 63A की जजमेंट करवानी थी और इसके लिए वो ऑर्डिनेंस ले आए, और ऑर्डिनेंस का इंतजार इतना हो रहा था कि अभी ऑर्डिनेंस के ऊपर साइन नहीं हुए। इन्होंने अपनी कमेटी भी बना ली, कमेटी के तहत अपना नया जज भी अपॉइंट कर लिया अपनी मर्जी का, और उसके साथ केसेस लगा के और फैसला भी दे दिया। अच्छा मुझे बताएं, अब आपने ये बेंच कॉन्स्टिट्यूशन तो दे दी है, बेंच बनाने का अख्तियार जुडिशल कमीशन को, ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा, एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि वो बेंच बनाने का अख्तियार जो है वो 3 मेंबर कमेटी के पास है। वो तो प्रैक्टिकली रिडंडेंट हो गया ना। लेकिन जो अभी इस वक्त है वो चूंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओवरराइड करता है टू द एक्ट, लिहाजा प्रैक्टिकली वो रिडंडेंट हो गया, उसके वो इम्प्लाइडली रिपील हो गया। अब बाकी बचता है अपील का राइट। अब अपील का राइट जब तक कि ये उसको एक्ट को वापस ना ले, अपील का राइट बाकी रहेगा। तो अगर आपने 17 में से 13 जज कम से कम या 12 जज आपने लगा दिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में, बाकी 4 या 5 जज बाकी बचेंगे जो बाकी केसेस सुनेंगे। जजेस की तादाद बढ़ेगी, बहुत गिनती है, फॉलोअप करें तादाद बढ़ेगी, 22 या 25 हो इंसाफ को दुरुस्त अगर करने की इनकी नियत होती तो ये सारा कुछ ना करते। जजेस की तादाद तो बढ़ानी पड़ेगी ना प्रैक्टिकली। अब आपको अगर 5 जज बिठाने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो जजों को आपको 22 या 25 करना पड़ेगा। ये तो उसके ऊपर फिर अपील में कौन आएगा, नया एक्ट आएगा ना। अच्छा, ये हमारा हमेशा से मुतालबा रहा है तमाम पार्टीज का, तमाम वकला का, कि 184(3) की जो भी पटिशन आए उसमें राइट ऑफ अपील होना चाहिए। वो तो अब है ना, मिलेगा। अरे राइट ऑफ अपील अगर मौजूद रहता है जो कि है इस वक्त, तो 12 या 13 जजेस अगर आपने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए बिठाने हैं तो फिर बाकी काम कौन करेगा? जहां 200 केस है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आपके पास 50 सर 200 नहीं रहेंगे, वो 199 की पिटीशन सारी उसमें जानी है, सारा कुछ उधर जाएगा। मैं आपको अर्ज करता हूं, फिर सारी सुप्रीम कोर्ट को क्यों ना बना दे वही कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो मैं एक फैक्चुअली बात करूं जो कि ये शायद लोगों को हो कि इंडिया के अंदर सीनियर मोस्ट 5 का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं होता। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का तस्वुर है, लेकिन सीनियर मोस्ट का नहीं, सीनियर मोस्ट नहीं। मैं आपको दे दूंगा, मेरा भी सीनियर मोस्ट जजेस हैं, दे हियर द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। मैं अर्ज करता हूँ 5 का बेंच है, चीफ जस्टिस बनाया हुआ है, लेकिन वो सीनियर मोस्ट नहीं होता। ये खोसर साहब ने सीनियर मोस्ट बनाया था। मैं जो कि साहब जरा यहाँ वकील किया जैसे गुफ्तगू कम करता हूँ, लोगों को पता नहीं होता इन चीज़ों का। हमने कोशिश की है तजर्बे की रोशनी में, जो मेरिट पे आए थे ना 5, उन्होंने भी सत्यानाश किया है। नाम कह तो ले लेते हैं, अच्छा नहीं है नाम लेना। एक नया तजर्बा किया है कलेक्टिव विजडम से, वो असूल जो हाई कोर्ट के जजों पर लगता है उसके लिए बना दिया है। ये बेंच भी एक नया तजर्बा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए थे, मैं आज भी कहता हूँ। हमने फिर कहूँगा JUI और PTI को मुतमईन करने के लिए, जो हमसे अंदर से एग्री करके गए थे, हमने ये बेंच बनाए। इसमें नॉमिनीज भी आएंगी, इसमें चैलेंजेस भी आएंगे। नीयत की शक नहीं करना चाहिए, लेट द हिस्ट्री मूव फॉरवर्ड। लेकिन अच्छी बात और है, अमेंडमेंट करनी होगी तो आप अच्छा, हमें इनसे कहते रहे ड्राफ्ट को बेहतर करने में ये और साथ आएंगे हमारे। हमें इन्होंने कहा ड्राफ्ट लो, मैंने ड्राफ्ट नहीं दिया। और अगली बात एक लतीफ़े के तौर पर भी है, नैब में अमेंडमेंट मुखालफत की सबसे पहले बेनिफिट ले लिया, और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गूमेंट हुए हैं तो सबसे पहले उन्होंने कहा अमेंडमेंट आइए जनाब, हम नए के तहत कर ले। लेकिन हम सबको मिल के बैठ के इस मुल्क के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमने इतनी मुखालफत के बावजूद, मौलाना ने इतनी मुखालफत के बावजूद, गालियाँ सुन के भी इनको इंगेज किया हमने। अच्छा होता हमारे साथ होते, आए लेट्स मूव अहेड। और अगर अच्छी बातें इनकी हैं, मैं कारकुन कहता हूँ अगली अमेंडमेंट में इनकी अच्छी बातों को भी, वैसे नैब लॉ अमेंड हो जाए तो नया लॉ ही काबिल मौसर होता है। मेरी उसी लॉ के नीचे उनका केस नहीं वो मैं उस फर्क पड़ता है उसमें। हमने कैटेगोरिकली नवाज शरीफ केस में और शाहिद खान के केस में कहा था, हमने आर्गू नहीं किया था। वो पॉइंट आर्गूमेंट का फर्क पड़ता है, कभी अलग उठा दें, बता देता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ आए बैठे हम सब
इनकी सारी अच्छी बातें हम आज बुशरा अगली बीबी की अमेंडमेंट में, जमानत हुई थी तो फिर रिहा क्यों नहीं किया? नहीं मुझे नहीं मालूम, होना चाहिए अगर कोर्ट ने किया तो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं कहता हूँ आए हम सब मिलकर बैठें, अच्छी तजावीज़ लाएं मुल्क के लिए, हम अगली अमेंडमेंट में उनको अकोमोडेट करेंगे। अली मूसा, इसमें इनको इंगेज किया इधर से फैसला आया, सुबह थे जो इधर से अनाउंसमेंट हुई। 35 साल मेरी प्रैक्टिस है लॉ की, ज़्यादा है, 80% 90% केसेस पे सेम डे चल के होते नहीं, हमने जमानतें कराई हुई हैं। यार क्या बात करते हैं, मैं बैठा हुआ हूँ दहशतगर्दी के मुकदमे, मैं जेल में था, सब लोग जेल में होते हैं। बात यह है कि हमारे लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं होते। मैंने क्रिमिनल लॉ 10 साल प्रैक्टिस की है, मुझे पता है कि कैसे शोएब साहब कल आ जाएंगे। जब आपने पॉलिटिकल केसेस में बदमाशी करनी होती है, आपने जजेस को मैनेज करना होता है, तो सब कुछ होता है। जब आपने नेक नीति के साथ कोई जस्टिस सिस्टम के ऊपर बिलीव करना होता है, तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती। शुक्र मनाएं, बेल होगी, अब आगे चले अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी होनी चाहिए, कल आ जाएंगे। कल एक नया मुकदमा ना आप लोगों ने बना दिया। अब यहाँ पर मेरे जिस तरह कह रहे हैं, सिंध में तो नहीं बनाएंगे, जो बनाएंगे उनकी हुकूमत होगी, मैं नहीं कमेंट करूंगा। देखिए एक सिंपल बात यह है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी और एक बड़ी ऐसे तरीके से, शुक्र है कि किसी को याहिया अफरीदी पर आप एतराज़ नहीं कर रहे हैं। आप प्रोसेस को कह रहे हैं कि नहीं सीनियरिटी नहीं होनी चाहिए, सीनियरिटी होनी चाहिए थी, सीनियरिटी बरकरार रखनी चाहिए थी। डिबेटेबल है, हर चीज़ डिबेटेबल है, कोई चीज़ अंधी नहीं है। ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के 17 चीफ जस्टिस में से 5 चीफ जस्टिस वो थे जो कभी सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं रहे। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया बंदा उठा के, सेनेट ने उसको रेक्टिफाई वेरीफाई कर दिया। और हमारा निजाम बहुत मुख्तलिफ नहीं, पर हम बातें तो कभी अपने आप को मुकाबला तो हम फिर उनके साथ ही करते हैं। हर बंदा यहाँ पर टीवी बैठ के कहता है कि 7 की हुकूमत है वहां पर, उसके बाद वहां इस तरह इलेक्शन फ्रॉड होता है। ट्रंप उनका जो इमरान खान है वो यही कह रहा है कि वो ठीक है, हाँ बताइए ना, चले शुक्र है मान गया। उनका ट्रंप उनका जो इमरान खान है उसने यही कहा, वो भी हमला कराता है, वो भी हमला कराता है। बात ये है, अच्छा जिस तरह की बदमाशी, ज्यादा जोर भी यही लग रहा है कि ये जो अगले महीने वहां इंतखाबात होते हैं कि किस तरीके से ट्रंप को उम्मीद में बैठी है। अब ये सुने, यहाँ पर पॉलिटिकल एंगेजमेंट को आगे लेकर चलना है। ये मैं यही कह रहा हूं। इमरान खान के पास जहान उठ के चला गया, उसने कहा मैं नहीं छोड़ो, मैं सिर्फ नहीं छोड़ो या ना छोड़ो, मैं से वो शख्स बाहर नहीं निकला जिस वजह से आज वे मुल्क इस दहाने पर है। जिस दिन वो अपने आप को तैयार कर लेगा कि मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, आज फवाद चौधरी का बयान था, उसने कहा पीटीआई की कोई वैल्यू नहीं है, उसने कहा शोएब शाहीन की कोई औकात नहीं है, इमरान खान अकेला बस सही है। उसने कहा ये सब ड्रामेबाज हैं, खुद कह रहे हैं इनकी पीटीआई वाले। फवाद चौधरी हमारा जो भगोड़ा है, अच्छा वो हमारे पॉलिसी फैसले करेगा और वो बताएगा कि किसकी अहमियत है, किसकी नहीं है। वो उसकी बेगम भागते हुए देखा था फवाद चौधरी को, वो उसकी बेगम पार्टी छोड़ गया। अब इनको इतना डरपोक निकला, बिल्कुल हम उसके फैसलों के ऊपर मानेंगे। वो अपने हम ये कहते हैं कि 180 सीटें इमरान खान के नाम पर वो हकीकी पीटीआई अपने आप को कहता है, अलबत्ता कहता रहे। अब ये चीज जब तक खत्म नहीं होगी, क्या हैसियत है पार्टी में, जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी ना कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट करें। इमरान खान साहब बाहर भी होते, इसके डायलॉग के अंदर भी होते। वो इमरान खान बाहर था, 35 पंचर का झूठ बोला या जो भी है, इलेक्शन दोबारा करा लिए उसने, हुए अयाज सादिक साहब का दोबारा इलेक्शन हुआ लाहौर में। इट्स अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स विच ब्रिंग्स रिजल्ट्स। एक जिद के ऊपर और अल्लाह के ऊपर रिजल्ट नहीं निकलता। ये बात आपकी सही है, उसको पॉलिटिकली एंगेज करना चाहिए। हम तैयार हैं। 218 मुकदमे बनाए, आपने बदमाशी की इंतहा कर दी, तमाम केसेस में वो जमानतों पे बाहर आ गया। आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, आपने आज तक उसको पिछले 2-3 हफ्तों से आपने मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी, आपने उसके डेथ सेल की, आपने उसके ऊपर बिजली बंद कर दी, 25 किलो हेरोइन डाल दी थी आपने, कौन सा डाली? आज भी मेजर जनरल करें उसके खिलाफ, अभी किसने डाली? करते थे, हमने नहीं डाली। जिसने एएनएफ का कौन इंचार्ज था, इन्होंने क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन लिया? बैठा था कैबिनेट में फैसला। बात ये है, वो अंदर दर्ज किया हुआ है, हम ये कहते हैं जिसने डाली थी। आप सबसे पहले आए, आईन और कानून की अमलदारी पे आ जाएं, आए, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। ये कौन सा तरीका है कि आप जो है आपने कहा हम आज पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, सुने दो तोड़े ना, मजा आएगा। आज पार्टीज आपने कहा कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, हमने कहा हम सबसे पहले आएंगे। आप 3 दिन के अंदर अंदर हमारे हक में फैसला आता है 12 जुलाई को, 15 जुलाई को तातार जाता है, काम इनके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं और हम इनको आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। ये आपका तरीका कार है कि हमें आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपने हमारी सारी लीडरशिप मेरे समेत
मेरे खिलाफ 9 मुकदमे हैं दहशतगर्दी के। मैंने कौन सी दहशतगर्दी की है? सच्चों से पिस्तौल छीना, उसकी कनपट्टी पे रखा, किसी को मारा, किसी को क्लाशनकोफ दिखाई। ये तर्ज अमल है आपका। आप हमारे साथ आप ये तरीका कार करते हैं और साथ कहते हैं आए बैठे। आपकी ये तकरीर किसी ने सुन ली तो उसे सच्ची समझ लेना कि आपने पिस्तौल वाकई पेन फेंके इन्होंने, पिस्तौल निकाला मोबाइल आपने फेंका, मोबाइल आपने फेंका, आपने मुलाजिम को मोबाइल भी कैच कराया। मोबाइल में बड़े साहब, अली मूसा गिलानी और शाहीन साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।